दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उससे हड़बड़ाई बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला कर दिया मोदी शाह की जोड़ी ने, और बता दिया कि 2024 में एनडीए को मजबूत वो दूसरे दलों को तोड़कर करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। अजीत पवार, शरद पवार साहब के जो भतीजे हैं, उन्होंने पिछले 12 सालों में आज 5वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्होंने इसके बाद प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री मोदी की मुंह भरकर तारीफ की। महाराष्ट्र की विकास गाथा को बीजेपी के साथ आगे ले जाने का उन्होंने एक सपना भी दिखाया लोगों को। इस सब के बीच कई सवाल खड़े हुए और उसमें एक सवाल यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत चेहरा मोदी और शाह का होने के बावजूद अजीत पवार की जरूरत महाराष्ट्र में क्यों पड़ गई? तो इस सवाल का जवाब बहुत टेढ़ा नहीं है, काफी सीधा साधा है, काफी सीधा है। बीजेपी 2024 के नतीजों से घबराई हुई है, लगता है सही है। कोई नुकसान उठाना नहीं चाहती, उसे पता है कि हवा खराब है। राम मंदिर का भले उद्घाटन हो जाए, लेकिन 24 की पगडंडी आसान नहीं। पहली बार बीजेपी लोकसभा के चुनावों में महाराष्ट्र में अपने परंपरागत सहयोगी यानी कि ठाकरे परिवार से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार के अलावा एनसीपी के दूसरे नेता पूर्व गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, अनिल पाटिल, हसन मुश्रीफ, नाम याद रखिएगा, हसन मुश्रीफ, संजय बंसोडे, अदिति तटकरे, धर्माराव और धनंजय मुंडे ने भी महाराष्ट्र में नए मंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब बात उस मुस्लिम नेता की जिसके लिए मैंने कोट किया था। कुछ दिन पहले ईडी ने बगावत करके अजीत पवार के साथ आए विधायक हसन मुश्रीफ पर मुकदमा दर्ज किया था। ईडी ने शुगर फैक्ट्री पर उनकी छापे मारे गए थे और आज हसन जेल नहीं गए बल्कि राजभवन में पहुंचे और महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली। अब सुना यह है कि कल ईडी ने उनकी फाइल बंद करने का आश्वासन दिया है। इस बात को लेकर चर्चा है। भाजपा कल तक इन्हें 2000 करोड़ का घपला करने वाला विधायक बनाकर या बताकर कोसती थी, और अब भूल जाइए, वॉशिंग मशीन लग चुकी है। कौन सा 2000 करोड़ और कौन सा घपला? हसन मुश्रीफचा समोर पुढच्या कारवाई संबंधीचा मार्ग आता न्यायालयाने मोकळा केला आहे। 2000 कोटीचा घोटाळा, मुश्रीफ साहेब आता बॅग भरून तैयार रहा। देखिए, हसन मुश्रीफ आप शपथ ले रहे हैं, कोल्हापुर से ये एनसीपी के विधायक है। वहां की जो उनकी शुगर फैक्ट्री के मामले में ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो हसन मुश्रीफ नाम के मुसलमान विधायक पर आज गोदी मीडिया चुप है, पूछ नहीं रहा। घपलेबाज भाजपा में गए हैं, ईडी केस बंद करेगी, वॉशिंग मशीन लग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कैसे चेहरा बचाएंगे भाजपा का? अजीत पवार की बगावत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के कितने विधायक हैं और जो हैं क्या वो दल बदल कानून से बच पाएंगे? क्या अजीत पवार के लिए पाला बदलना मुश्किल होगा या वो भाजपा की राह 2024 में आसान कर देंगे? और इसकी वजह क्या थी? अजीत पवार पहली बार नवंबर 2010 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री। तब से वो 3 बार बीच में डिप्टी सीएम बने। अब उन्होंने एक दिन के एक रात के लिए भी बने थे, याद होगा। अब उन्होंने 5वीं बार शपथ ली है। ऐसे में भाजपा उनका क्या इस्तेमाल करती है, कैसे करती है, लोकसभा चुनाव में करती है, पता नहीं। बीजेपी के पास अब ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का हालांकि विकल्प खुल गया है महाराष्ट्र में। ऐसे में बीजेपी की कोशिश और मिशन यही रहेगा जो उसने मिशन 2024 के लिए 400 का बना रखा है, उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से हासिल करें। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में 26 सीटों पर पहले ही बीजेपी काबिज है। ऐसी राजनीतिक हलचलें हैं और चर्चा है कि अगर भविष्य में 16 विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ आए थे वो अयोग्य ठहराए जाते हैं, उन पर कोई खतरा मंडराता है, तो अजीत पवार पीछे से महाराष्ट्र की बीजेपी नीति सरकार को बैकअप देंगे। इधर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का प्लान जो है वो फ्लॉप साबित हुआ। उससे कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं है। भाजपा बुरी तरह से हारेगी और सरकार भी बदनाम हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने अब एनसीपी से अजीत पवार को साथ में लिया है, एनसीपी को तोड़ दिया है। क्या इससे यूपीए कमजोर होगा? खैर, एक सवाल यह भी है कि क्या दल बदल कानून से अजीत पवार और उनके साथ आए विधायक बच पाएंगे? दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनमें से 30 विधायक अजीत पवार के साथ हैं, 53 में से। अब दल बदल कानून क्या कहता है? वो ये कहता है कि 2/3 विधायकों का अजीत पवार को अगर साथ मिला तो एनसीपी पर उनका दबदबा कायम हो जाएगा। मतलब अजीत पवार को एनसीपी के 36 विधायकों का साथ चाहिए। हालांकि पार्टी के ज्यादातर विधायक शरद पवार के समर्थक हैं
और ऐसी हालत में वो पाला बदलने ये ज़रा मुश्किल लगता है। बीजेपी के लिए मुश्किल यही है। चुनाव आयोग की इस मामले में प्रक्रिया क्या है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक अगर किसी भी राजनीतिक दल में टूट होती है और वो टूट 2/3 की होती है तो पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट होता है, यानी कि सांसद विधायक से लेकर कार्यकर्ताओं तक में विभाजन होता है। तो चुनाव आयोग बड़े खेमे को मान्यता दे सकता है, जैसा कि एकनाथ शिंदे वाले केस में हुआ था। फिलहाल राजनीति एक ऐसी चीज है, इसमें वक्त बेवक्त अंतरात्माओं का जाग जाना बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि अचरज वाली बात हो या अचरज वाला मुकाम हो। जब भी किसी पर जांच बैठाई जाती है, जब भी किसी के पीछे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई पड़ जाती है या बहुत बड़े पैसे का लालच होता है, तो नेताओं का अक्सर ईमान थोड़ा यूं हो जाता है, लेकिन ईमान यूं होने के साथ अंतरात्मा जाग जाती है, यही कहा जाता है। इस मामले में यह कहा जा रहा है क्योंकि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार और सुप्रिया सुले, उनकी बेटी, शामिल हुए और उस मंच पर बैठे जिस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बैठे थे। इसलिए अजीत पवार और उनका खेमा नाराज हो गया। अब नाराजगी थी तो पार्टी के अंदर कहते क्या ध्रुव विरोधी, जिनसे मानसिकता नहीं मिलती, जिनसे आपकी नीतियां नहीं मिलती, आप उनके साथ पल्लू में जाकर बैठ गए, ये कैसे जस्टिफाई होगा? और भाजपा जो कल तक अजीत पवार और मुशर्रफ हसन और बाकी विधायकों पर कहती थी कि इन लोगों ने घपले करे हैं, वो अब जवाब कैसे देगी कि इन लोगों के दाग धुल कैसे गए? राजनीति में मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करने का चलन हमेशा से रहा है, हमेशा से रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र की बगावत ये कहती है कि बहुत से लोग अपना ज़मीर बेचकर आज चुप हैं, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं। जय हिंद।